गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के पेपर CC9 से जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट, इस पेपर के यूनिट 4 का सेक्शन जो है वो ए, उससे हम आज एक विषय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस विषय का नाम है बेंथम का उपयोगितावाद। तो बेंथम का उपयोगितावाद को प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पहले इसका वर्गीकरण विभिन्न अध्यायों में करेंगे, जिसके आधार पर हम अपने समस्त ये विषय को रखेंगे। सबसे पहले हम इस विषय को प्रारंभ करेंगे उसकी इंट्रोडक्शन के साथ, जो उसकी पृष्ठभूमि या उसका प्रारंभ होगा। उसके पश्चात हम उस सिद्धांत को, जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, उसके सारे सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, उन सिद्धांतों की विशेषताओं को दर्शाएंगे। तत्पश्चात हम उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना भी करेंगे और आलोचना के पश्चात हम इस विषय को, महत्व को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार हम कुल मिलाकर 4 अध्यायों में इस टॉपिक को बांटकर इस पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। उपयोगितावाद बेंथम की समूची विचारधारा तथा चिंतन का मूल मंत्र और आधारशिला है। बेंथम ने तत्कालीन समय में नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयोगिता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया। प्राय लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते थे और उनका कहना था कि जो कुछ ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वह नैतिक है और जो कुछ उसके विपरीत है वह अनैतिक और पापमूलक। इसके अतिरिक्त नैतिकता के संबंध में प्राकृतिक विधि की धारणा प्रचलित थी और कुछ दार्शनिक मनुष्य के अंतःकरण को नैतिकता के स्रोत मानते थे। उपयोगितावाद के अतिरिक्त अन्य सभी राजनीतिक विचारधाराओं कम अधिक रूप में मानव जीवन के नैतिक या भावनात्मक पक्ष पर आधारित होती है और इसी कारण से ये विचारधाराएं सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम, किंतु उपयोगितावाद एक ऐसी विचारधारा है जो यथार्थवादी पक्ष पर आधारित होती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रसन्नता तथा दुख 2 ऐसी प्रमुख वस्तुएं हैं जिन पर समस्त सामाजिक व्यवस्था आधारित होती है। उपयोगितावाद के प्रमुख सिद्धांतों का विश्लेषण हम निम्न शीर्षकों के आधार पर करते हैं। जो इसका पहला प्रमुख सिद्धांत है वह है कि उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धांतों पर आधारित होती है। सुखवाद के अनुसार मानव की यह नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि वह सुख प्राप्त करना और पीड़ा को दूर रखना चाहता है। मनुष्य में अन्य भी अनेक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, किंतु उन सब में यही प्रवृत्ति सबसे अधिक प्रमुख होती है। इस प्रवृत्ति के अनुसार मानव निरंतर प्रसन्नता प्राप्त करने और पीड़ा से पिंड छुड़ाने में लगा रहता है। मानव के सभी कार्यों की अच्छाई बुराई की कसौटी सुख होती है। कांट जैसे दार्शनिक तो
असत्य भाषण को सदैव बुरा कहेंगे, किंतु उपयोगितावादी उपयोगिता के आधार पर उसे अच्छा भी कहते हैं। प्रसिद्ध उपयोगितावादी बेंथम के शब्दों में उन्होंने कहा है कि प्रकृति में मनुष्य को दो प्रधान सत्तावान स्वामियों का अधिकार में रखा है, और वे हैं प्रसन्नता और पीड़ा। ये दोनों हमें उन सब गुणों में जो भी हम कहते हैं अथवा विचारते हैं आदेश देते हैं। इन स्वामियों से अपनी दासता का अंत करने के लिए हम जो भी प्रयत्न करते हैं वह हमें अधिक दास ही बनाता है और हमारी अधीनता को सर्व प्रमाणित कर उसे स्थायी रूप में प्रदान करता है। इस सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह यह है कि राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को साधना होता है। उपयोगितावाद प्रमुखतया सार्वलौकिक सुखवाद, जिसे हम लोग यूनिवर्सल हेडोनिज्म की धारणा पर आधारित एक नैतिक सिद्धांत है, जिसे बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की धारणा के रूप में राजनीतिक सिद्धांत का रूप प्रदान किया है। उपयोगितावादियों के अनुसार राज्य एक कल्याणकारी संस्था है और राज्य के अस्तित्व को उपयोगिता तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों की प्रसन्नता के आधार पर ही न्याय संगत समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य का कोई नैतिक या दैवीय उद्देश्य भी है। इसके वे खुले शब्दों में आलोचना करते हैं और इसे शब्दों के साथ खिलवाड़ करना कहते हैं। बेंथम के अनुसार हम राज्य की आज्ञा का पालन भी इसीलिए करते हैं कि आज्ञा पालन से संभावित दोष अवज्ञा के संभावित लाभों की अपेक्षा कहीं कम है। ऐसी स्थिति में राज्य को प्रत्येक कार्य करने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि उस कार्य से कितने व्यक्तियों का हित होता है। इस उपयोगितावादी सिद्धांत की तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि राज्य और समाज में इसने अंतर बताया है। आदर्शवादियों के विपरीत उपयोगितावादियों के मतानुसार राज्य समाज से भिन्न एक संस्था है। समाज का क्षेत्र राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। राज्य गौण है तथा समाज प्रधान। उपयोगितावादी यह तो मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य आवश्यक होता है, किंतु वे यह चाहते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। इस प्रकार उपयोगितावादी राज्य और समाज में अंतर करते हुए समाज के अंतर्गत स्थित संस्था मानते हैं। इसकी चौथी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राज्य स्वयं अपना लक्ष्य नहीं वरन एक साधन मात्र होता है। उपयोगितावाद राज्य के संबंध में किसी रहस्य अथवा अलौकिकता में विश्वास नहीं करता। उपयोगितावाद का तो यह स्पष्ट विचार है कि राज्य के अस्तित्व का एकमात्र औचित्य मानव हित के लिए उसकी उपयोगिता होती है। इस प्रकार राज्य व्यक्ति के लिए है और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित ही उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उसकी दृष्टि से आदर्शवादियों की तरह राज्य कभी भी स्वयं अपना लक्ष्य नहीं हो सकता। यह केवल एक साधन मात्र है, साध्य नहीं। साध्य तो व्यक्तियों का व्यक्तिगत तथा सामूहिक कल्याण ही होता है। अब इस उपयोगितावाद की पांचवी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक यथार्थवादी दर्शन है। उपयोगितावादी रोमांटिक लेखकों के समान कल्पना आदि में विश्वास नहीं करता। यह 19वीं सदी की नितांत यथार्थवादी आंदोलन है। अपनी यथार्थवादिता के कारण ही
उपयोगितावादी सामाजिक समझौता सिद्धांत तथा प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत को निरी मूर्खता कहकर उनका उपहास करते हैं। सभी उपयोगितावादी जीवन की व्यवहारिक समस्याओं में संलग्न व्यवहारिक व्यक्ति थे। इस संबंध में रुडोल्फ मैट्स ने ठीक ही कहा है कि उपयोगितावाद का उदय विद्यार्थियों के अध्ययन कक्षों तथा कक्षाओं में उतना नहीं हुआ जितना कि जीवन की आवश्यकताओं तथा जीवन के लिए प्रतिदिन होने वाले संघर्षों के उतार चढ़ाव में। यथार्थवादी होने के कारण ही उपयोगितावादी विचारकों के द्वारा आगमनात्मक पद्धति को अपनाया गया है। उपयोगितावाद का छठा प्रमुख विशेषता यह है कि यह सामाजिक सुधारों का समर्थन करता है। उपयोगितावाद एक राजनीतिक विचारधारा मात्र ही नहीं वरन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का एक प्रयास भी है। उपयोगितावाद वस्तुतः एक प्रगतिशील विचारधारा है। तत्कालीन इंग्लैंड की न्याय, दंड तथा कानून आदि व्यवस्थाएं अत्यधिक भ्रष्ट हो गई थी। ऐसी स्थिति में बेंथम जैसे उपयोगितावादी ने रूढ़िवादिता के परित्याग का उपदेश दिया और उन्होंने समाज हित के आधार पर सामाजिक और आर्थिक सुधार का एक निश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बेंथम आदि दार्शनिकों के विचारों ने इंग्लैंड के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुधारों को बहुत अधिक प्रभावित भी किया। समाज सुधार की तीव्र लगन उपयोगितावाद की अपनी एक विशिष्टता है। इसकी सातवीं प्रमुख विशेषता कि यह संवैधानिक मार्ग में विश्वास करता है। उपयोगितावाद यद्यपि एक प्रगतिशील विचारधारा है और यह दर्शन आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना चाहता है, किंतु उपयोगितावाद समाज सुधार के लिए किसी क्रांति का उपदेश नहीं देता। उदारवादी होने के कारण यह प्रजातंत्र में दृढ़ विश्वास रखता है और उसके समर्थकों का मत है कि जनमत को प्रभावित और व्यक्त करके ही समाज का निम्न वर्ग सरकार को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। शांतिपूर्ण उपायों द्वारा वांछित परिणाम लाने के पक्ष में होने के कारण यह विचारधारा अंग्रेजी परंपरा के सर्वथा अनुरूप होती है। उपयोगितावाद की आठवीं प्रमुख विशेषता यह है कि राज्य की अपेक्षा शासन का सिद्धांत अधिक है। इस सिद्धांत में राज्य की अपेक्षा शासन का सिद्धांत अधिक होता है। यह राज्य के विकास कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या है या अथवा क्या होना चाहिए आदि भाव सूक्ष्म प्रश्नों पर विचार नहीं करता। उपयोगितावाद अपना समस्त ध्यान व्यवहारिक शासन व्यवस्था और शासन के कर्तव्यों पर ही केंद्रित करता है और इस संबंध में व्यापक मीमांसा प्रस्तुत करने के कारण इसे राज्य की उपेक्षा शासन का सिद्धांत अधिक कहा जाता है। उपयोगितावाद के प्रतिपादक बेंथम के द्वारा दंड, न्याय, व्यवस्था, जेल और शासन आदि के संबंध में भी विस्तार से विचार व्यक्त किए गए हैं। उपयोगितावाद की नवीं प्रमुख विशेषता के रूप में यह कह सकते हैं कि यह समय अनुकूल परिवर्तित विचारधारा थी। उपयोगितावाद की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार की कठोरता नहीं है। वस्तुतः उपयोगितावादी दर्शन राजनीति शास्त्र को ब्रिटिश दार्शनिकों की देन है और इंग्लैंड के संविधान की भांति ही इसका क्रमिक विकास हुआ है तथा इसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। बेंथम ने उपयोगितावाद को संश्लिष्ट रूप प्रदान किया है तो ऑस्टिन ने उपयोगितावाद को कानूनी रूप प्रदान करने का
कार्य किया और मिलने विभिन्न सुखों के मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करते हुए इसे निम्न कोटि का भौतिकवाद कहलाने से बचाया। इस प्रकार उपयोगितावादी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अब हम इसके सिद्धांत की विशेषता को देखने के पश्चात इसकी आलोचना में देखते हैं कि उपयोगितावादी सिद्धांत जो था वो मनुष्य को निरंतर सुख के पीछे दौड़ाने वाला एक स्वार्थी प्राणी मानते हैं, जो उचित नहीं है। स्वार्थ मानव स्वभाव का एक प्रमुख तत्व होता है, लेकिन उसे मानव स्वभाव का एकमात्र तत्व नहीं माना जा सकता है। सच तो यह है कि मनुष्य अनेक जटिल संभावनाओं और प्रवृत्तियों का पुतला होता है। उसे दया, क्षमा, प्रेम इत्यादि अनेक मनोभावों का समावेश होता है। मनुष्य को एक बौद्धिक प्राणी मानना, जिसके सभी कार्यों के पीछे सुख दुख का अनुमान और परिणामों का लेखा रहता है, उपयोगितावाद की सबसे बड़ी कमजोरी है। वास्तविक मनुष्य बेंथम के मनुष्य से बहुत अधिक भावुक और बहुत कम विवेकशील है। मानव के सभी कार्य मात्र सुख की इच्छा से प्रेरित नहीं होते। उनमें त्याग, परोपकार, देश प्रेम और बलिदान की प्रवृत्ति भी होती है। इसके अलावा आलोचकों का कथन है कि उपयोगितावाद धर्म के कार्यों के मूल्यांकन की कसौटी प्रदान करता है। यह मानना भी ठीक नहीं है। आखिर हित या प्रसन्नता निश्चित स्वरूपवान कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जिसे तौला या मापा जा सके। सुख हृदय से उत्पन्न होता है, परंतु राज्य का मनुष्य की आंतरिक भावनाओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध होता ही नहीं है। वस्तुतः अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, और समाज के लोगों का रुचि भिन्नता के कारण ऐसी वस्तु हो भी नहीं सकती। इसके अतिरिक्त बेंथम विभिन्न प्रकार के सुखों के केवल मात्रात्मक भेद में दृष्टि रखता है, गुणात्मक भेद को नहीं। बेंथम इस अंतर को भुलाकर एक भारी भूल करते हैं। उपयोगितावादियों की यह विचार भी आलोचकों को स्वीकार नहीं है कि अधिकतम सुख संचित करने के लिए मानव जीवन की तुष्टि होती है। मानव एक नैतिक प्राणी है और मानव जीवन की पूर्णतया नैतिक उन्नति में ही है, किंतु उपयोगितावाद अपनी भौतिकवादिता के कारण मानव जीवन के इस आधारभूत लक्ष्य की दृष्टि में नहीं रख पाया है। उपयोगितावाद आवश्यकता से अधिक यथार्थवादी और व्यवहारिक होता है। इसके द्वारा मानव जीवन के सम्मुख कोई आदर्श उपस्थित नहीं किया गया है। आदर्शों के अभाव में उनका दर्शन न स्वस्थ कहा जा सकता है, न ही स्थायी हो सकता है। उपयोगितावादी समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति समाज के दूसरे व्यक्तियों से असंबंधित रूप से सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार उपयोगितावाद समाज का एक संगठित चित्र प्रस्तुत करने के बजाय उसे एक ढीली व्यवस्था के रूप में देखता है। यह आदर्शवाद की भांति समाज को जैविक इकाई नहीं मानता, वरन इसे व्यक्तियों को निरुद्देश्य भीड़ समझता है, जिसके कारण आलोचक इसके मूल आधार को ही चुनौती देते हैं। इसमें सुख और दुख, प्रसन्नता, सुख और अथवा प्रसन्नता एक ऐसी वस्तु है जिसे व्यक्ति स्वयं ही अनुभव कर सकता है। सुख व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित एक आत्ममूलक वस्तु है। इसके लिए उपयोगितावादियों द्वारा प्रयुक्त किए गए साधारण सुख तथा साधारण प्रसन्नता जैसे शब्द बिल्कुल निरर्थक हैं। सुख
व्यक्तिगत अनुभव भी एक वस्तु होने के कारण विश्वव्यापी हो ही नहीं सकता है। अतः आलोचकों का मत है कि सुखवाद को सार्वदेशिक मानने में उपयोगितावादी व्यक्तिगत उपयोगिता के सिद्धांत को सामाजिक उपयोगिता के साथ एक समझ बैठने की भूल करते हैं, जो सैद्धांतिक दृष्टि से नितांत त्रुटिपूर्ण बताया गया है। साथ ही उपयोगितावादी राज्य और समाज के अंतर को से सचेत है, किंतु राज्य और सरकार में अंतर को वे ध्यान में नहीं रख पाते हैं। यद्यपि सरकार राज्य के लिए एक आवश्यक अंग है, किंतु उपयोगितावादियों के समान सरकार को ही राज्य नहीं समझा जा सकता है। उपयोगितावादियों का एक दोष यह है कि स्वतंत्रता या समानता को कोई महत्व नहीं देता। उनके मतानुसार प्रमुख लक्ष्य स्वतंत्रता या समानता नहीं वरन सुरक्षा है। वह स्वतंत्रता और समानता को सुखों के अधीन कर देता है। बेंथम के द्वारा फ्रेंच क्रांति के पूर्व लोकोपकारी निरंकुश राजा सम्राट फ्रांसिस और रूस की रानी कैथराइन की जिस प्रकार से प्रशंसा की गई है, उससे स्वतंत्रता और समानता की धारणाओं के प्रति उनकी उदासीनता स्पष्ट होती है। उपयोगितावाद एक आदर्श है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। इस प्रकार बेंथम प्रत्येक व्यक्ति के आनंद पर नहीं वरन बहुसंख्यक वर्ग के आनंद पर अधिक बल देते हैं। यह बहुसंख्यक वर्ग को अवसर प्रदान करता है कि वह आनंद की प्राप्ति के लिए अल्पसंख्यक वर्ग को कुचलने तथा उस पर अत्याचार करे। उपयोगितावादी व्यवस्था में अल्पसंख्यकों की सुख बहुसंख्यक के सुख से सदैव दबा रहता है। इस प्रकार से इसकी आलोचना में बहुत सारे पक्ष दिखाई देते हैं। अब हम इसके महत्व के ऊपर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि इतनी आलोचनाओं के बावजूद इसके महत्व को हम नकार नहीं सकते। उपयोगितावादी विचारधारा के महत्व बहुत प्रासंगिक है। उपयोगितावादी विचारकों ने राजनीतिक क्षेत्र के लिए मापदंड प्रदान किए हैं। उपयोगितावाद के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा, सामाजिक समझौता सिद्धांत तथा जर्मन आदर्शवादियों के रहस्यवादी आदर्श को ध्वस्त कर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस धारणा के अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण विचारधारा सामाजिक कल्याण को ध्येय के कारण है। इस विचारधारा ने जीवन के विभिन्न दशाओं में सुधारों के नवीन और लंबे क्रम को जन्म दिया है। इस प्रकार से हम इसके महत्व को देखते हैं। कुल मिलाकर हम अपने विषय को यहीं विराम देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।